तो तभी वो इतना हिम्मत कर पाया। और माता जी के पास जब वो परमिशन लेने के लिए गए तो उन्होंने कहा कि तुम्हें सफलता मिले, ऐसी मेरी कामना है। तो हम देखते हैं कि उस जमाने में भी पूरी जिंदगी जहाँ लग सकती है, जान जा सकती है, एक माँ अपने बच्चे को प्रश्नों के उत्तर के लिए आशीर्वाद देती है। ये बहुत बड़ी बात जो है हम एक परिवार में देखते हैं जहाँ से। उसके बाद समाज शास्त्र को जब मैंने आगे देखा तो पेज नंबर 30 में परिवार को लेकर पहली बात कही गई है कि परिवार में सभी एक दूसरे के संबंध को पहचानते, निर्वाह करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, उभय तृप्ति पाते हैं और परिवार आवश्यकता सहज उत्पादन करते हैं। परिवार का एक मौलिक स्वरूप जो है 30वें पेज पर आया है। 41वें पेज पर एक बात आई है कि मानव में उद्यमित इच्छाओं का वैचारिक समर्थन और आशा रूप में स्वीकृत, परंतु व्यवहार में प्रमाणित नहीं हो पाया। ये परिवार के संदर्भ में ये बात आई। और उसी के अंतर्गत जो 7वां बिंदु रखा है कि जो जो इच्छाएं मानव में थी और वो आशा रूप में रही लेकिन व्यवहार में प्रमाणित नहीं हुई, उसमें 7वां बिंदु है कि वैर विहीन परिवार की इच्छा भी एक मौलिक इच्छा है मानव के अंदर, कि परिवार में वैर विहीनता हो, जिससे कि परिवार के स्वरूप को समझने और उसमें जीने के लिए आदमी की स्वाभाविक इच्छा है। यानी अभी हम लोग यदि हम फैमिली साइकोलॉजी को लेकर के पढ़ने बैठे हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारी मौलिक इच्छाओं के तार जुड़े हुए हैं। ऐसा मेरा कहना है, इसलिए मैं इसको कोट कर रहा हूँ। पेज 47 में 7th लाइन है जिसमें मानव मानव संबंध के बारे में बात कही गई है परिवार के भीतर, कि परिवार समाज व्यवस्था रूप में क्या क्या है, तो न्याय धर्म सत्य। यानी परिवार में न्याय प्रमाणित होता है, समाज में धर्म और पूरी व्यवस्था में सत्य प्रमाणित होता है। ये ऐसी एक पंक्ति आई। तो न्याय धर्म सत्य रूप ये सृष्टि है, पूरी सृष्टि के बारे में बात है। और परिवार वो स्थली है जहाँ न्याय प्रमाणित होना है। तो कितनी महत्वपूर्ण जगह है ये, या कहें ये साइकोलॉजी पढ़ना कितना जरूरी है, जहाँ पहली सीढ़ी न्याय का परिचय होता है। और बच्चे की परिभाषा, मानव की परिभाषा में कहते हैं कि हर मानव संतान न्याय का याचक, यानी न्याय के लिए स्थली, न्याय की पहचान परिवार में होनी और ये व्यवस्था तक जानी है। इसीलिए आगे के सूत्रों में भी आगे के जो संदर्भ मैंने नोट किए हैं उसमें एक जगह ये भी है। मैं पेज नंबर बता दूं, पेज नंबर 81 में 6th लाइन में समाधानित मानव के रूप में परिवार मानव का स्वरूप भी है, ऐसा लिखा। तो बाबा जी ने मानव, पहले स्वायत्त मानव, फिर परिवार मानव, फिर व्यवस्था मानव, ऐसे 3 मानवों का की संज्ञा दी है। क्या मतलब क्या हुआ स्वायत्त मानव? तो कोई कहेगा कि ठीक है, सेल्फ एंड पर्सनैलिटी जो है वो स्वायत्त मानव को डिस्कस करेगा, लेकिन वो कहाँ से स्वायत्त मानव कहलाएगा? स्वायत्त मानव के जो 6 गुण, स्वयं में विश्वास, श्रेष्ठता का सम्मान, व्यवहार में सामाजिक, व्यवसाय में स्वावलंबी, प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन की बात जो आती है वो परिवार में जीते हुए आने वाली। इसीलिए स्वायत्त मानव ही खड़ा होगा तो पारिवारिक माहौल में होगा, और जीते जीते परिवार मानव होगा तो स्वायत्त मानव कहता है। यानी परिवार मानव होना एक जो है कि पृष्ठभूमि में स्वायत्त मानव रखा हुआ है। अचानक से कोई स्वायत्त नहीं हो जाता। तो और फिर व्यवस्था मानव, तो वही मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यदि हम इंट्रोडक्शन लिखने जा रहे हैं तो
समाज शास्त्र से, यानी समाज से परिवार के कनेक्शन को देखते हुए, और चूंकि जन सामान्य भले ही न्याय धर्म सत्य या जीवन परिचय विद्या से न परिचित हो, लेकिन उसको जन सामान्य की भाषा में भी हम कैसे व्यवस्था तक जोड़कर प्रस्तुत कर सकें, तो हमारा ये जो परिचय है, इंट्रोडक्शन है, मुझे तो लगता है इंट्रोडक्शन के साथ जो कंटेंट के लिए भी हमारी बात समाजशास्त्र से कनेक्ट होगी। एक दो संदर्भ और मैं देना चाहूंगा कि पेज नंबर 41 समाजशास्त्र में है कि प्रत्येक मनुष्य का रूप व कार्य भिन्न होता हुआ देखा गया। परिवार में 10 व्यक्तियों के बीच में विविधता दिखी। ये तब कह रहे हैं बाबा जी जब वो इतिहास बता रहे हैं कि मानव ने कैसे विखंडन देखा, बटे हुए रूप में देखा, सामुदायिकता में देखा। तो परिवार में भी जब 10 आदमी को देखा तो बड़ा छोटा है, स्त्री पुरुष है ना, कमजोर निर्बल है, इस तरह से देखा उसे। परिवार एक व्यवस्था है ऐसी ऐसा नहीं पता चल पाया। मैं तो कहूंगा आज तक टिल डेट परिवार एक व्यवस्था है ये भी नहीं पचा है। तो एकदम वैकल्पिक वस्तु है जो परिवार से पढ़ाई शुरू होनी है, परिवार में पढ़ाई शुरू होनी है, परिवार के अभिभावक के द्वारा पढ़ाई शुरू। बाबा जी उसी पैराग्राफ में आगे कहते हैं कि जबकि जानना मानना शेष रहा, यानी पूरी समझदारी में जब बात आएगी तो व्यवस्था में पढ़ने जाएंगे तो पहली व्यवस्था में परिवार आएगा ही। और तब परिवार में 10 आदमी अलग अलग कद काठी के होते हुए, स्त्री पुरुष होते हुए, कमजोर निर्बल होते हुए भी कैसे वो सामूहिक रूप से, मतलब आदमी की व्यक्तिगत पहचान नहीं है, पारिवारिक इकाई के रूप में ही आदमी की पहचान, लक्ष्य के रूप में परिवार का लक्ष्य है, व्यक्तिगत लक्ष्य नहीं। इस तरह से हर व्यक्ति उस परिवार का पूरक, पार्ट एंड पार्शियल माना जाएगा। किसी व्यक्ति को अलग से देखने की आवश्यकता नहीं। समीक्षा में बाबा जी पेज नंबर 69 समाजशास्त्र के कहते हैं कि भोगवाद परिवार का ढांचा बना। शयनागार, प्रसाधनागार जिसको बाथरूम या टॉयलेट कहते हैं, भोजनागार किचन और डाइनिंग हॉल कहें, और बेडरूम, परिवार में इन सामानों को देखकर ही, और इस पर चर्चा जनवाद में भी हम देखते हैं कि अभी संवेदनाओं में फंसकर इसकी ही चर्चा होती है आज भी। एक दिन इसी मीटिंग में बात हो रही थी कि सब कुछ है हमारे पास, और फिर हम जब कैरियर में जाएंगे तो फिर एक नई गाड़ी और एक कार, ऐसा ही कुछ जो है वो सोचेंगे। तो इतिहास भी गवाह है, वर्तमान में भी है, यानी परिवार को ग्रसित कर लिया है उपभोक्तावाद ने, बाजार ने। तो समाज से लिंक करके हम परिवार को देखें। और फिर ये जो समीक्षाएं हैं, एक बात और आज के प्रबोधन में जो योगेश भैया जी सुबह की चर्चा में कह रहे थे कि परिवार में टूटन को इंगित नहीं करना है, सार्थक वस्तु को सामने रखना है। उन्होंने अपने प्रबोधन में इस बात को काफी महत्व दिया है। टूटने वाली चीज कहेंगे तो आदमी टूट जाएगा। आदमी और वस्तु के लिए परिवार में जो अभी भी उपलब्ध है, जैसे माँ कहती है कि बेटा खाना खा लो, ये बचपन में भी कहती थी और आज इस उम्र में भी कहती है। इस निरंतरता को, इस केयरिंग को, इस ममता के एक झांकी को पहचानने की आवश्यकता है। तो इन वस्तुओं पर गौर करने की आवश्यकता, न कि ये कि कितनी टूटन हुई उसको बताने की। तो भाव से भरना है, और इससे जो है आगे की व्यवस्था जुड़ेगी। संदर्भ और भी निकलेंगे, मैं अभी काम आधा ही किया हूँ। एक एक किताब करके मैं परिवार के हर आयाम को कैसे जुड़ता है हमारे से, वो मैं रखूंगा। पता नहीं ये इंट्रोडक्शन में हेल्पफुल होगा या कंटेंट में, लेकिन ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण, मुझे अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऋतु जब किसी ने, हाँ मंगेश भाई आपने हैंड रेज किया, ये आप कुछ कहना चाहिए।
मेरी आवाज आ रही है भैया? जी भैया, बहुत बढ़िया। हाँ, ये जो अपने संकलन किया ना बहुत अच्छा है, इसको आपने कहीं नोट डाउन किया है लिख के? जी हाँ, जी हाँ, उसी को देखकर पढ़ रहा हूँ, ये मेरी नोटबुक है। तो जैसा हो जाए वैसे आप एक आध फोटो शेयर करेंगे बुक का, जी बिल्कुल। है ना? तो फिर हम उसी मैं हिसाब से वो रेफरेंस में थोड़ा सा कनेक्ट हो पाएंगे। जी मैं बुक लेकिन बहुत में ही फोटो बारीकी से खींच किया है। करके, जी, बुक में बहुत ही अच्छा हो फोटो गया है। खींच के उसकी स्क्रीन शॉट करके मैं आप। हाँ, ऐसा है ना, तो थोड़ा वो काम करते करते हमें रेफरेंस आएंगे ना, तो फिर अच्छा कनेक्ट बन पा रहा जी है, जी ऐसे कहीं से तो घूम फिर के बात कनेक्ट हो रही है ना। जी भैया। है ना, तो हर एक बारीकी का वो फिर पता भी चलेगा पढ़ते समय। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा संकलन है। जी एक और बढ़िया मतलब कि रेफरेंस जो है मैं देना चाहूंगा। वो पेज 114 में है, डिजिटल फॉर्मेट पे 116 में है। धर्म के बारे में, और कैसे वो परिवार से कनेक्टेड है। तो धर्म शब्द से इंगित वस्तु मानव जागृति और उसका प्रमाण रूपी प्रामाणिकता सर्वतोमुखी समाधान ही है। इसका स्वीकृत स्वरूप ही सुख शांति संतोष आनंद है। इसका दृष्टा पद में भी सुख शांति संतोष आनंद है। इसका दृश्य रूप ही व्यवस्था है। वह परिवार सभा से विश्व परिवार सभा तक गुथे हुए स्वरूप में दिखाई पड़े। तो जो जीवन लक्ष्य है सुख शांति संतोष आनंद, और जो धर्म जिसको व्यवस्था कह रहे हैं, वो परिवार सभा से शुरू हो रही है और विश्व परिवार तक गुथे हुए स्वरूप में दिखती है। तो इस तरह से हम इस कोट को यदि रखते हैं पर भी, तो हमें परिवार की अहमियत का जो है भास मिलता है। जी भैया, बस यहीं पर मैं खत्म करूंगा, बाकी कोई अपनी बात रखें वेस्टर्न और इंडियन पर्सपेक्टिव को लेकर या मध्यस्थ दृष्टि। जी क्लियर भैया। जी भैया नमस्ते। भैया मैं भी इसको परिवार को ऐसे देखा कि अब तक हम जो परिवार को बोल आवाज रहे थे दबी हुई है भैया, मुझे आ रही है दबी हुई आवाज, बाकी लोग कैसी आ रही है पता नहीं। अभी ठीक है। थोड़ा स्लो आ रही है काका। जी जी, कम है आवाज। इसको कहाँ से सेट किया जाए? अब देखिए सब कुछ बड़ा। नहीं भैया, अभी भी दूर से आ रही है या फिर डिवाइस कनेक्टेड है। क्लियर आवाज, जी मुझे जैसे दोबारा मंगेश भैया की बुलंद आवाज आई थी वैसे नहीं आई। जी नमस्ते भैया, अखिलेश भैया दिखाई दे रहे हैं। एक आर्मी के ड्रेस में है, दूसरा बाबा जी के सामने बैठे। अभी हेलो। बाजार से लौटा हूँ, जस्ट अभी 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 आ रही पहुंचा। है? जी हाँ। भैया, उतनी ही आप बोल सकते हैं, मैं हम लोग मैनेज करेंगे। आप अ, रखें भी। भैया परिवार को जैसे अगर हम एनसेंट से देखते हैं तो परिवार दिखता है कि वहाँ पे परिवार दिखाई नहीं देता है। वहाँ पे कुटुंब और कबीले दिखाई देते हैं। तो अगर हम एंसेंट हिस्ट्री को उठा करके देखते हैं तो वहाँ पे कुटुंब और कबीला दिखाई देता है, परिवार के रेफरेंसेस दिखाई नहीं दे रहे। फिर अगर हम आदर्शवाद की बात करें तो वहाँ पे परिवार को पहचाना गया है। वहाँ पे परिवार को पहचाना है, अगर मुख्य रूप में देखें तो अथर्ववेद। अथर्ववेद में ये परिवार को पहचाना और परिवार की व्याख्या हुई। वहाँ पे पति पत्नी संबंध को भी देखा, लेकिन उसको पूरकता के अर्थ में नहीं देख रहे हैं। उसमें वंश वृद्धि और उसके रूप में देख रहे हैं। अगर हम कॉन्टेम्प्ररी अभी के जो रिसेंट
जो हम लोग भौतिकवाद की अगर हम बात करें तो भौतिकवाद में परिवार की पहचान हुई ही नहीं। परिवार की पहचान को अगर हम देखते हैं तो अभी रिसेंटली जो इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज है ना, जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अगर परिवार को पहचाना गया तो इसको हम देखते हैं कि 15 मई अ, और 1994 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ये इसका प्रस्ताव लेकर के खड़ा होता है कि परिवार नाम की कोई कोई इकाई है और इस पे काम होना चाहिए। लेकिन जब हम देखते हैं तो मुझे ऐसा दिखता है कि बाबा जी का अनुभव 1970 में पूरा हुआ और बाबा जी पहचान के रूप में अपना जो पहली पुस्तक थी मानव व्यवहार दर्शन, उसमें 1971 और 72 में इसका उल्लेख कर रहे हैं। यानी बाबा जी बहुत पहले से पहचान गए थे परिवार। लेकिन अभी तक जो हम भौतिकवाद में जो देखते हैं तो यहाँ पे परिवार को लेकर के बहुत सारा प्रयास हो रहा है। जैसे हम लोग देखते हैं अभी रिसेंटली अपने भारत के अंदर वसुधैव कुटुंबकम करके एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई। लेकिन उससे पहले 1996 में परिवार को जो देखा गया वो गरीबी और बेघर पीड़ित लोगों के रेफरेंस में देखा गया कि कुछ लोग हैं और उनके लिए ऐसा कुछ करना चाहिए। फिर 97 में पार्टनरशिप परिवार बिल्डिंग के रूप में देखा गया। 98 में मानव अधिकार और शिक्षकों के रूप में देखा गया। 99 में सभी उम्र के जितने उम्र के लोग हैं उसके ऊपर एक वर्ल्ड लेवल कॉन्फ्रेंस हुई। फिर परिवारों में जो डेवलपमेंट है उस डेवलपमेंट के जो बेनिफिशियरी हैं उनके रेफरेंस में 1999 में इस पे एक कॉन्फ्रेंस हुई। 2000 में परिवार को विकास और लाभार्थी के रूप में देखा। 2001 में सामाजिक सामंजस्य और बिल्डिंग पर्सपेक्टिव के रूप में देखा। दो के अंदर जो चुनौतियां हैं तो हम देखते हैं कि चुनौतियां यहाँ पे जो स्टार्ट हो रही हैं ये चुनौतियां स्टार्ट हो रही हैं यहाँ से परिवारों में एकल पद्धति परिवार में जो टूटन शुरू हुई है इसको लेकर के वर्ल्ड फैमिली जो काउंसिल है वो इसको लेकर के काफी सारा डिस्कशन करती है। उसके बाद में फिर अगली कॉन्फ्रेंसेस होती हैं 2004 के अंदर जो आपस में जो लड़ाइयाँ हैं इनको देख रहे हैं। फिर हेल्थ को लेकर के HIV और उन सब को लेकर के जो फैमिली प्रॉब्लम्स हैं उनको लेकर के इस तरीके से हम जब देखते हैं तो 2013, 14 और 24 तक होते होते ये जो है वसुधैव कुटुंबकम का अभी एक प्रोस्पेक्टिव आया है। लेकिन वसुधैव कुटुंबकम की इनके पास कोई व्याख्या दिखाई नहीं दे रही। ये लोग वसुधैव कुटुंबकम को अथर्ववेद से उठा करके ले आए लेकिन इनके पास कोई प्लान तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे मुझे जो स्पष्ट दिखाई देता है वो दिखाई देता है कि आदरणीय नागराज जी इसके लिए पूरा एक फ्रेमवर्क बना करके हम लोगों के लिए तैयार करके दे करके गए। और उस फ्रेमवर्क को अगर हम इस तरीके से देखते हैं तो मुझे लगता है कि ये जो इस वक्त जो एक मानव कल्पना में वर्ल्ड काउंसिल की मानव कल्पना में एक जो प्रस्ताव आया है वसुधैव कुटुंबकम वो सिर्फ नारे के रूप में दिखाई देता है लेकिन उनके पास उसको चित्रित करने के लिए कोई प्लान नहीं दिखाई दे रहा है। तो बाबा जी यहाँ पे जो परिवार की बात कह रहे हैं उन्होंने परिवार को देखा, परिवारों में संबंधों को देखा, उसके अंदर मूल्यों को देखा, भाव को देखा और उसकी प्रस्थापना भी। और उसके लिए हमारे पास ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम लोगों को बहुत नजदीक में ही देखने को मिलते हैं बाबा जी से लेकर के। और अपने श्रेष्ठ जो हमारे भाई बहन हैं उनको लेकर के अगर हम देखते हैं तो उसकी एक परिकल्पना कि एक परिवार की संरचना कैसी होनी चाहिए या कैसी है
उसके रेफरेंस में बहुत सारा हम लोगों को देखने को मिलता है। तो इस पे अगर हम लोग एंसेंट से लेकर के यहाँ तक की पूरी बात करें तो ये एक अच्छा नोट है। इस पे काम किया जा सकता है, इसको फाइन डिटेलिंग किया जा सकता है, लेकिन मेरा कहना ये है कि हम लोगों को देखना ये होगा कि आज के दिन जो स्टूडेंट है वो स्टूडेंट आकर के पूरी बात को समग्रता में समझना चाहता है। तो समग्रता में समझना चाहता है तो उसको ये चीज स्पष्ट हो कि परिवार और परिवार है क्या, परिवार को कहाँ से कैसे देखा गया, किन किन संदर्भों में देखा गया। अब इन संदर्भों में अगर हम परिवार की इकाइयों को देखते हैं तो परिवारों में भी बहुत सारा इकाइयां हम लोगों को दिखाई देती है। जैसे हम लोग वेस्टर्न पर्सपेक्टिव पे अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे एकल परिवार पद्धति दिखाई देती है, वहाँ पे संयुक्त परिवार नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम इंडियन पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो यहाँ पे संयुक्त परिवार दिखाई देते हैं पहले से भी, है ना। भौतिकवाद से पहले से, आदर्श युग से भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे संयुक्त परिवार की एक रूपरेखा दिखाई देती है। अगर हम और गहरे में जाकर के देखते हैं तो क्षेत्रीय उसमें हम जाकर के देखें तो परिवारों की अलग अलग संरचनाएं दिखाई देती हैं। नॉर्थ भारत के अंदर, उत्तरी भारत के अंदर जब हम आकर के देखते हैं तो यहाँ पे परिवार की संरचना दिखाई देती है कि एक बालिका विवाह के पश्चात अपने पति के घर आती है और उस परिवार और उस परिवार की जितनी भी परंपराएं हैं, जितनी भी रीतियां हैं, उसको ऑन करती है। लेकिन इसी इंडियन प्रोस्पेक्टिव में हम देखते हैं तो कर्नाटका के अंदर भी ऐसी एक जगह दिखाई देती है जहाँ पे मेल मेंबर यानी पुरुष जो है वो स्त्री यानी बालिका के घर जाता है और वो वहां पे जाकर के बालिका की पैतृक संपत्तियों का उत्तराधिकारी के रूप में बनता है और उनको लेकर के आगे बढ़ता है, यानी वो बालिका पक्ष से अपने परिवार व्यवस्था को आगे बढ़ा रहा है। तो उसके बाद में अगर हम देखते हैं तो हिमाचल के अंदर हमें एक जगह दिखाई देती है जहाँ सिरमौर एक जगह है, वो दिखाई देती है। तो वहां पे अभी भी ऐसे कुछ गांव हैं, ऐसी कुछ परंपराएं हैं जो महाभारत युग की परंपराओं को निभा रही हैं, जहाँ पे एक ही स्त्री और परिवार के बाकी पुरुष जो हैं उसके रूप में, पति के रूप में देखने को मिलते हैं। तो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, इन स्ट्रक्चर्स को अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोगों को परिवार व्यवस्थाओं के मल्टीपल रूप हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन परिवार को व्यवस्थित रूप में देखने का उदाहरण हम लोगों को नहीं दिखाई देता। तो विकल्प के रूप में जब बाबा जी इस चीज को प्रस्तावित करते हैं तो हम लोगों को दिखाई देता है कि बाबा जी कोई बड़ी चीज प्रस्तावित कर रहे हैं। परिवार, परिवार की संरचना, माता पिता, मूल्य और संबंध और उनके कर्तव्य, उनके दायित्व, उनका निर्वाह, इस परिप्रेक्ष्य में मैंने लिटरेचर को बहुत खंगालने का प्रयास किया, लेकिन इस परिप्रेक्ष्य में मुझे कुछ कुछ चीजें अलग अलग रेफरेंसेस में दिखाई देती हैं, लेकिन समग्रता में चीजें दिखाई नहीं दे रही। समग्रता में अगर हम देखते हैं तो आदरणीय नागराज जी के द्वारा जो रचित वाङ्मय है उसके अंदर मुझे पूरा परिवार दिखाई देता है। इसमें परिवार की एक एक इकाई, उसके कर्तव्य दायित्व, उसका संबंध, उसके मूल्य और उसके भाव पक्ष, उसका निर्वाह, इन सब चीजों के रेफरेंस एक एक वाङ्मय के अंदर मुझे दिखते हैं। तो मुझे लगता है कि ये इस रेफरेंस से अगर हम स्टूडेंट के सामने या आने वाली पीढ़ी के सामने जब प्रस्तुत होते हैं तो वो हमें ज्यादा बेहतर देखने को मिलता है। जी भैया। धन्यवाद भैया, बहुत बढ़िया। आपने तीनों पर्सपेक्टिव के मिले जुले स्वरूप को रखा है और अंत में वाङ्मय से परिवार के संदर्भ को महत्व देते हुए अपनी बात रखी। तो मैं इतना ही जानना चाहता था, जैसे अथर्ववेद का आपने नाम लिया, तो यदि उसका कौन सा सर्ग है, कौन सा खंड है, कौन सा सूत्र है, यदि कुछ ऐसे रेफरेंस आ जाते हैं तो उसको हम लोग कोट कर सकते हैं यदि कहीं लिखना करना हो तो, यदि वो उपलब्ध। बाकी जी बहुत भैया, अच्छा आपने अथर्ववेद के अंदर परिवार को जो पहचाना भैया, जी उसमें मैं आपको बताता हूँ।
जैसे अनुव्रत, अनुव्रत है, पुत्र है, पुत्रो मात्रा भवन्तु सम्मना, जयापत्ते मधुमती वाचाम वधु शनिवाताम। तो इसमें कल्पना दिखाई देती है भैया, है ना। मतलब पिता के प्रति पुत्र निष्ठावान हो, ये हो एक जो है ना ये चाहना के रूप में है। माता के साथ पुत्र एक मन वाला हो, यानी माता के साथ में सदाकार हो पाए, ऐसा हो, ऐसी जी कामना दिखती है। पति पत्नी से मधुर और कोमल शब्द बोले, ये कामना के रूप में दिखाई देता है। ये वो लोग देख रहे हैं, अथर्ववेद में इस चीज को देख रहे हैं कि अ, आने वाली जो पीढ़ियां हैं, अथर्ववेद से आगे की जो जो वहां पे जो मनीषी है, वो इस बात को देख पा रहे हैं कि जो आने वाली पीढ़ियां हैं उसको प्रस्ताव के रूप में एक परिवार की संरचना क्या दी जाए। तो कामना के रूप में वो इस तरीके की संरचनाएं दे रहे हैं कि पिता के साथ में पुत्र का कैसा एक संबंध होना चाहिए। तो चाहिए में अपेक्षा है ना। तो ये चीजें जो है अपेक्षा के रूप में दिखाई देती हैं। लेकिन जब मैं अपन मध्यस्थ दर्शन वाङ्मय को देखता हूँ, तो यहाँ पे बाबा जी इसको निश्चित करके बोल रहे हैं कि ऐसा है, हम माने या ना माने, दैट इज आवर कंडीशन, लेकिन ऐसा है। वो वो देख रहे हैं, वो इस बात को, वो अस्तित्व में उस पूरकता को देख रहे हैं, वो है को देख रहे हैं, वहां पे चाहना को देख रहे हैं। अथर्ववेद में चाहना को देखा जा रहा है। अब जैसे हम लोग बात करें रामायण महाभारत की, तो इसको, इसमें जैसे हम लोग इसमें हम लोग देखते हैं रामायण महाभारत के अंदर, यहाँ पे भी परिवार दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पे परिवार किस रूप में दिखाई दे रहा है? यहाँ पे परिवार एक संयुक्त रूप में, लेकिन उसके पीछे एक कामना जो दिखाई दे रही है, वो क्या दिखाई दे रही है कि अ, आदर्श तो ऐसा स्थापित हो, और लेकिन उसके साथ में फिर छल बल भी है ना, उसके पीछे कोई नीति है। तो उसमें उसमें भी प्योर अगर हम देखते हैं तो वहां पे भी प्योर आदर्शवाद तो नहीं दिखाई दे, है ना। आदर्शवाद मतलब कि बड़े ने बोला सबने माना, ऐसा तो नहीं दिखाई दे रहा है भैया वहां मेरा पे भी। प्रश्न इतना ही था। आप बहुत बढ़िया उदाहरण दे रहे हैं, उसका संदर्भ जी बता रहे हैं और अच्छा भी लग रहा है। मैं केवल इतना कह रहा था कि कहाँ से लिया जा रहा है, यदि उसका एड्रेस पता हो कि कौन सा हाँ भैया, सर्ग है, उसका कौन उसका सा एड्रेस सूत्र है। मैं आपको देख करके जरूर उसको भेजूंगा। जी हाँ। तो ये क्या है कि वो वैलिडेटेड डॉक्यूमेंट बन जाएगा और फिर उसको कोई भी रेफर कर सकता है अथर्ववेद लेकर। जी तो ये सुविधा, बस इतनी ही बात मैं आपसे कह रहा था। बाकी जी। बहुत अच्छे उदाहरण आपने बताए, कैसे हाँ आकांक्षा के रूप में एक बेटे के लिए, एक पत्नी के लिए वहां पर बात रखी है। जी भैया, मैं अखिलेश भैया से जानना चाहूंगा कि उनकी क्या तैयारी है आज के लिए। अ, जी भैया, स्वागत है। धन्यवाद भैया, अजय भैया। जी, हरिहर आज भैया। सुबह मैं भैया को सुन रहा था, साधन भैया को। साधन भैया मतलब जो वीडियो में सुन रहा था उसमें परिवार पर ही बात हो रही थी। तो दर्शन के क्षेत्र में वो बात हो रही थी। और अगर इंडियन पर्सपेक्टिव में जाते हैं तो परिवार के बारे में मतलब डायरेक्टली परिभाषा की बात करें तो ऐसी कोई चीज स्पष्ट रूप से मुझे अभी तक मिली नहीं है। भैया रामायण का रेफरेंस दे रहे थे, रामायण में देखते हैं तो रामायण में भी अब मैं जब कहानियों को और फिल्मों को और नॉवेल्स को पढ़ता हूँ तो मुझे एक बात समझ में आती है कि यदि किसी को हीरो बनाना है तो एक विलेन भी बनाना जरूरी होता है। तो ये सारी कहानियां उस दिशा में चलती है कि ये आदर्श पुरुष है तो कोई ऐसा है जो आदर्शों को तोड़ रहा है, उसके विरोध में है, तब ये उसकी सापेक्षता में इनका आदर्श फिर प्रकट होता है। विलेन की सापेक्षता में हीरो प्रमाणित होता है। विलेन अगर नहीं है तो हीरो प्रमाणित नहीं होता है। अधिकांश पूरे कहानियों में और नॉवेल्स या
हम ग्रंथ भी उठा के देखते हैं तो वहीं जाकर। अच्छा, तो परिवार की भी अगर बात करते हैं तो वहाँ परिवार में भाई भाई के प्रेम, पिता पुत्र के बीच संबंध और इन सारी चीजों का आदर्श के रूप में प्रस्तुत तो किया गया है, पर उसको परिभाषा के रूप में परिभाषित करते हुए कुछ रखा गया हो जिसको कोट किया जा सके कि यहाँ कहा गया है, ये मिलना थोड़ा सा कठिन हो गया है। हालांकि पूरी की पूरी उठा ले तो सब परिवार ही की बात कर रहे हैं। महाभारत की बात करें तो महाभारत पूरे एक बहुत बड़ी फैमिली और 5 जनरेशंस की स्टोरी है ना लगभग। अगर भीष्म से लेकर अभिमन्यु तक देखें तो 4-5 जनरेशंस आ जाते हैं। तो इस तरह से देखते हैं तो वो पूरा दिखता है, लेकिन रेफरेंस कहाँ से उठाए तो पूरे बुक में से वो एक बड़ा बड़ा सवाल है। और जैसे भैया कह रहे थे, मैंने कर्नाटक के बारे में, कर्नाटक में मैंने नहीं सुना था, पर मुझे थोड़ा सा सूचना है मेरे पास कि केरल में एक लंबोदरी ब्राह्मण जो कम्युनिटी है, उनमें ये रिचुअल्स रहा है काफी समय तक, अभी भी है कि नहीं पता नहीं, जहाँ विवाह के बाद वर कन्या भैया के घर जाता है और कन्या पक्ष में अखिलेश भैया, मतलब मैं थोड़ा परिवार सा जो है वो वहीं से चलता है, मतलब मातृ सत्तात्मक परिवार वहां पर पाया जाता है। थोड़ी सी ऐसी सूचना है मेरे पास। और बाकी भैया मैं पढ़ रहा हूँ, एक तो ऐसी गीता पढ़ रहा हूँ जिसमें परिवार की अभी तक कोई बात नहीं आई है, और श्रीमद् भगवत गीता एज इट इज, ये 2 किताबें मैं एक साथ पढ़ रहा हूँ। जो गीता है उसमें एक अच्छी बात यह है कि संस्कृत जिसको मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, छोड़ देता हूँ, हिंदी और इंग्लिश, ये 2 पार्ट में पढ़ रहा हूँ। तो इससे इंग्लिश इम्प्रूवमेंट वाला काम भी थोड़ा सा चल रहा है। और श्रीमद् भागवत गीता एज इट इज उसको पढ़ रहा हूँ, वो सिर्फ हिंदी और संस्कृत है, तो संस्कृत वाले पार्ट को अवॉइड करके केवल हिंदी हिंदी पढ़ रहा हूँ। ठीक है भैया, इतनी तैयारी मेरी चल रही है अभी वर्तमान में। मैंने कुछ कोट नहीं किया क्योंकि ऐसा कुछ मिला नहीं अभी तक। ठीक है भैया, धन्यवाद। मुझे एक संदर्भ समझ में आता है गीता में, जब कृष्ण अपने गांडी को रख देता है और कृष्ण से कहते हैं कि सब मेरे सगे संबंधी सामने दिखाई दे रहे हैं, मेरे हाथ उठ नहीं रहे हैं। तो एक इस तरह के संवाद का भी संदर्भ रख सकते हैं जहाँ उसको अपनी पारिवारिकता का एहसास तो हो रहा है ना। गीता से भी इन संदर्भों को लिया जा सकता है। अर्जुन के माध्यम से गीता में संबंधों के महत्व को युद्ध से जस्ट पहले एक भाव के रूप में व्यक्त हुआ है, जहां उनको ये संबंधों का महत्व महसूस हो रहा है और उनको ये फील हो रहा है कि इनको मारकर मैं अगर स्वर्ग का सिंहासन भी मिले तो मैं उसे नहीं चाहूंगा। तो ये एक बात आ रही है, तो इसको रख सकते हैं। अगर आप इसको कोट करके मैं रख लूंगा भैया। जी धन्यवाद भैया ध्यान दिलाने के लिए। धन्यवाद भैया। रेणु दीदी जुड़ी हैं आज की चर्चा में। थोड़ा सा समय आगे निकल गया, थोड़ी देर से भी स्टार्ट हुआ था, इससे मैं थोड़ी लिबर्टी दे रहा हूँ समय को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए। रेणु दीदी यदि अनुकूल हैं तो कुछ अपनी बात रखें। भैया मैंने ग्रुप में लिखा था कि मैं रिसर्च वगैरह कुछ नहीं कर पा रही हूँ, थोड़ा ओवर कमिट कर दी थी, लेकिन मुझे एक बात समझ में आ रही है कि जो वेस्टर्न पर्सपेक्टिव है वो इतना फैला हुआ है कि 1-2 लोगों के बारे में पढ़ के उसको समेट पाना मुश्किल है। जैसे तो मैं सोच रही थी क्या ऐसा भी पर्सपेक्टिव हो जो हमारी परसेप्शन में क्या है फैमिली। मैंने अपने से जब सवाल किया कि मैं परिवार को कैसा समझती हूँ, तो इसमें एक मिली जुली बात जो हमने ट्रेडिशन से पकड़ी है या जो मॉडर्निटी से हमारे जीने में घुस गई है, तो एक तो वो, दूसरा कुछ ऐसे दार्शनिक रहे हैं जैसे मॉन्टेसोरी जी रही हैं और रुडोल्फ स्टाइनर जी रहे हैं या फिर जे कृष्णमूर्ति रहे हैं, जिन्होंने इस बारे में परिवार की अहमियत बच्चे को बड़ा करने के मामले में तो बताई है कि उनकी जिम्मेदारी क्या होगी, लेकिन उससे ज्यादा खोल के सिर्फ परिवार पर कहीं डिस्कशन में नहीं आया है। इतना मैं सिर्फ पढ़ पाई। तो मुझे लग रहा है कि हाउ शुड वी वन गो अबाउट इट। इट्स
कि कैसे समेटा जाए इसको, जब तक इतनी गहरी पढ़ाई ना हो, काफी लोगों को देख पढ़ नहीं लिया जाए, कैसे समेट के लिख दें इसको, ये मेरा सवाल अपने से था। और yeah, and I thought it's very important to ask 50, 60, 100 people कि what do you understand by परिवार? तो एक जो आज की समझ है in comparison to what is being proposed, that also becomes an important point कि जब कोई स्टूडेंट किताब पढ़ता है तो पहले अपने से जोड़ता है, जहां वो खड़ा है, जहां वो है, तो वो रिलेटेबिलिटी भी आ जाए, तो मुझे लगता है वो पर्सपेक्टिव भी आने से अच्छा होगा, मुझे ऐसा लगता है। बट आई डोंट नो। तभी तो आज के पर्सपेक्टिव को, जैसा अजय भैया कई सारे डाटा और वर्ल्ड फैमिली काउंसिल वगैरह का संदर्भ दे रहे थे, जहां से आज के संदर्भ में या वेस्टर्न कंट्री में परिवार के स्वरूप के संबंध में बातें आ रही थी, तो रेफरेंस देने से उसका वैलिडेशन रहता है, उसका वजन रहता है, वरना मुक्त विचार तो सबके हैं ही जी, है ना। तो जितना भी आप यदि देख पाते हैं, किसी भी खंड को पढ़ पाते हैं, वो कहाँ से लिया गया है, यदि ये कोर्ट में आ जाए तो हम उसको अपने कंटेंट में डाल सकते हैं, इतना मुझे समझ में आ रहा है। ठीक है भैया। चाहे मतलब मुखिया पढ़ ना पाए, ये अलग बात है, तो है ही, सबके बूते का नहीं है कि सभी किताबें पढ़ें। शालिनी दीदी कह रही थी कि मैं नहीं रख पाऊंगी, लेकिन वो शामिल है। आप यदि अनुकूल हैं तो कुछ बात रखें आज की चर्चा में, और फिर हम इसका समापन करेंगे। नमस्ते सबको। हाँ, मैं सुन रही हूँ, और मैं अभी तो बिल्कुल भी स्थिति में नहीं हूँ रखने की, और मैं अभी काफी दिन तक सुनती रहूंगी, क्योंकि मैं पढ़ाई भी कर रही हूँ, अध्ययन कर रही हूँ, और मुझे लगता है पहले मेरा वो वाला कंप्लीट हो जाए भाग, है ना जी। पर मेरा ये जो सुनना है, ये मेरे लिए काफी इम्पोर्टेंट है। मैं भी चीजें कनेक्ट करके देख रही हूँ, तो ये मेरे लिए लर्निंग है, ऐसा मैं इसको देखती हूँ। आप लोग बहुत अच्छे से रख रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरी अच्छी लर्निंग हो रही है। थैंक यू सो मच। भैया भैया मेरे लिए 2 मिनट हैं क्या? जी हाँ, स्वागत जी। अपने। भैया इसमें एक तो मैं अखिलेश भैया की बात से सहमत हूँ। नाम में अदल बदल हो सकता है, कर्नाटका की जगह केरल हो सकता है, केरल की जगह कोई और दूसरा स्टेट हो सकता है, इससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ। नाम में उलट पुलट हो सकता है। दूसरा, जो आप आयुर्वेद में अथर्ववेद में जो हम लोग परिवार की पहचान की बात कर रहे हैं, वो एक तो गृह सूत्रा में हम लोग देख पाते हैं, कुलापति सूत्रा में हम लोग देख पाते हैं, ब्रह्मचार्य सूत्रा में हम लोग देख पाते हैं, स्त्री मतलब लेडी, है ना, स्त्री सूत्रा में हम लोग देख पाते हैं, पुत्रा सूत्रा में हम लोग देख पाते हैं। तो वहां पे चाहना के रूप में परिवार को देखा है कि परिवार की व्यवस्थाएं ऐसी होनी चाहिए, है ना। तो इसको हम लोग रेफरेंस के रूप में रख सकते हैं, या इस पे और थोड़ा सा मुझे भी थोड़ा सा और गहरा पढ़ना पड़ेगा, है ना, कि वहां पे और कितना उस चीज को स्पष्ट किया है, तो मैं भी थोड़ा और पढ़ूंगा। धन्यवाद भैया। पुत्र संख्या भी ले लें तो अच्छा रहेगा भैया। संदीप भैया, तो समाज शास्त्र में हमने थोड़ा बहुत समाज शास्त्र में हमने पढ़ा था, ये आश्रमास ऑफ लाइफ, जो 4 आश्रमों की बात की गई है जीवन में, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। इसमें भी जो गृहस्थ आश्रम और ब्रह्मचर्य आश्रम की बात है, ये परिवार से ही कनेक्टेड बात कहीं ना कहीं कही गई है। तो परंपरा में, हाँ, आश्रम व्यवस्था की जहाँ बात की गई है, हालांकि मेरे पास रेफरेंस और वो नहीं है, बट हाँ, टेक्स्ट बुक्स में था, ग्रेजुएशन में समाजशास्त्र में था, पीजी में भी था जी। तो धन्यवाद भैया। और भी कोई अभिव्यक्ति होना चाहें? ऋतुजा बेटा जी, आरती बेटा जी, क्योंकि मौजूद रहे हैं, अन्यथा हम लोग डिले हो रहे हैं, और फिर मिलते हैं अभी गोष्ठी में। आरती बेटा, हाँ जी, स्वागत। जैसे सोशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से जैसे मेट्रियार्कल फैमिली के बारे में बता रहे थे अजय काका,
तो उसमें मतलब पर्टिकुलरली एक स्टडी है, बहुत बड़ी स्टडी एक सोशियोलॉजिस्ट ने करी है नायर कम्युनिटी पे, जो कि पूरी तरह मेट्रियार्कल है, जो चाचा बोल रहे हैं उसके रेफरेंस में। और नॉर्थ ईस्ट के कई सारी परिवार हैं, और एक इरावती कर्वे करके एक सोशियोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने पूरे इंडिया में मतलब नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड सेंट्रल में किस तरह से परिवारों का शादियां कैसे होती हैं, परिवारों का गठन कैसे होता है, रीजन वाइज कैसा क्या क्या डिफरेंस है कल्चर में, उसका भी काफी स्टडी किया है। इसके रेफरेंसेस मैं भेज सकती हूँ, बस मेंशन करना था और एक कमिटमेंट देना है कि इसके रेफरेंस मैं आप सबको के साथ शेयर करूंगी। जी थैंक यू। ग्रुप में शेयर कर देंगे बेटा जी, तो बढ़िया रहेगा। जी जी यस। बढ़िया बेटा जी। इरावती करके ऋतुजा बेटा जी, आप कुछ रखना चाहेंगे या केवल आज लिंक ऑन करने के लिए आपकी उपस्थिति? नहीं काका, मैं तो मतलब सुनने के लिए ही जुड़ती हूँ, क्योंकि अभी मैंने उतना पढ़ा भी नहीं है, तो आप सब जो भी शेयर करते हो तो उससे कुछ नोट्स वगैरह बनाना अभी यही कर रही हूँ, तो मुझे भी काफी अच्छा लगा आज का सेशन अटेंड करके। थैंक यू। बढ़िया है, तो अगली बार से तैयारी रखेंगे कि कुछ अपनी तरफ से भी इन मुद्दों पर, भले ही कहीं से पढ़ा ना हो, जो आप समझते हो वो रख पाए तो अच्छा रहेगा। एक जी पर्सपेक्टिव तो काका। आता ही रोशनी का। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, फिर मिलते हैं अगली गोष्ठी में। सभी को नमस्ते, शुभ रात्रि। नमस्ते भैया, सबको नमस्ते। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। हरिहर भैया, सभी को हरिहर। हरिहर भैया। इसे क्लोज कौन करेगा मीटिंग?